बताइए चैप्टर का नाम बताओ, क्या लिखा है? बहुत बड़े बड़े नाम दिख रहे हैं। अब समझना, चैप्टर जो 16 है, सबसे पहले आ जाइए, लॉ ऑफ वेलफेयर। ठीक है, हम यहाँ पे कुछ लॉस पढ़ेंगे, टोटल 3 लॉस पढ़ेंगे। चैप्टर जो 16 है वो 3 पार्ट में डिवाइड है। ठीक है, तो चैप्टर 16 का पहले नाम, चैप्टर 16 बोलता है लॉ किससे रिलेटेड है? वेलफेयर से रिलेटेड और वर्किंग कंडीशन। यहाँ पे पूरा का पूरा लेबर की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ से लेबर लॉस चालू होते हैं। याद करो जो चैप्टर 14 पढ़ा था, 14 यही बोल रहा था कॉन्स्टिट्यूशन ने, है ना, लेबर लॉ को बनाया है, लेबर को प्रोटेक्ट करने की बात की गई है। तो यहाँ पे हम जितने भी लॉ पढ़ेंगे वो इन लेबर्स के वेलफेयर की बात करें, उनकी वर्किंग कंडीशन की बात करें। तो सबसे पहले पार्ट 1 है। पार्ट 1 आपको फैक्ट्रीज एक्ट की बात करता है। ठीक है, तो 3 पार्ट में इसको डिवाइड करेंगे, 3 अलग अलग एक्ट पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले एक्ट का नाम क्या है बताओ? सबसे पहले एक्ट का नाम क्या दिख रहा है? फैक्ट्रीज एक्ट। ठीक है, दूसरे दूसरे एक्ट का नाम आपको क्या दिख रहा है? कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट। ठीक है, तीसरे एक्ट का नाम आपको क्या दिख रहा है? चाइल्ड एंड एडोलसेंट लेबर एक्ट। मतलब 3 एक्ट, तीनों के तीनों लेबर से रिलेटेड है। ठीक है, पहला क्या बोलता है? फैक्ट्रीज एक्ट। ठीक है, ये आखिरी वाला क्या बोलता है? चाइल्ड, और जो छोटे बच्चे एडोलसेंट है, एडोलसेंट मतलब क्या? जिनके 14 ईयर कंप्लीट हो गया है बट 18 साल कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है, तो 14 से 18 साल के जो बच्चे हैं उनकी जो फैक्ट्रीज में काम हो रहे हैं उससे रिलेटेड एक्ट है। ठीक है, और सेकेंड वाला एक्ट क्या बोलता है आपको? कि कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट। तो ये 3 अलग अलग एक्ट पढ़ेंगे, लेकिन जब आप एक्ट पढ़ोगे तो काफी कुछ चीजें आपको सिमिलर सिमिलर लगेंगी। ठीक है, अनुकृति ये दरवाजा बंद कर देना। तो जो ये एक्ट तीनों पढ़ोगे तो चीजें उसमें सिमिलर लगेंगे। अगर मैं ये बोलूं कि सिविल का पूरा पार्ट 2 जो क्या है वो लेबर लॉस की बात करता है, तो सब तुम्हें सिमिलर लगेंगे, लेकिन हाँ सब में डेफिनेशन अलग होंगी। ठीक है, आपके ओवरऑल कंसेप्ट सेम रहेंगे, लेकिन डिटेलिंग की बात करेंगे तो डिटेल आपको सब चैप्टर के सब एक्ट के डिफरेंट डिफरेंट याद करने पड़ेंगे। तो चलो आ जाओ स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला एक्ट जो पढ़ोगे वो है फैक्ट्रीज एक्ट। तो नाम आपको याद क्या रखना है? ये नहीं याद रखना है लॉ ऑफ द वेलफेयर वर्किंग कंडीशन, आपको क्या याद रखना है? फैक्ट्रीज एक्ट। ठीक है, तो चलो सबसे पहला चैप्टर जो हम पढ़ रहे हैं दैट वाज फैक्ट्रीज एक्ट, स्टार्ट करेंगे। यहाँ सबसे पहले रेगुलेटरी फ्रेमवर्क पढ़ते हैं। आपका मॉड्यूल में सबसे पहले रेगुलेशन के नाम बताए जाते हैं, एक्ट के नाम बताए जाते हैं कि पूरे चैप्टर में क्या पढ़ने वाले, एक ही एक्ट पढ़ने वाले, दैट वाज फैक्ट्रीज एक्ट। चलो फैक्ट्रीज एक्ट की बात करें तो ये एक एक्ट है जो कि कंसोलिडेट करता है, अमेंड करता है लॉ रिलेटिंग टू लेबर्स इन दी फैक्ट्रीज। लेबर की अगर मैं बात करूं, वर्कर्स की मैं बात करूं, तो बहुत सारे एक्ट्स लगते हैं, तो ये इन सबको कंसोलिडेट करता है, इसलिए फैक्ट्रीज एक्ट थोड़ा सा बड़ा भी है, जो थोड़ा सा ज्यादा आप भी पढ़ोगे। चलो हमेशा याद रखना, कहीं भी कंफ्यूजन हो आपसे पूछा जाएगा कि हर एक्ट को बनाने का एक पर्पस होता है, ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, जैसे कि लेट मैं आपसे पूछती हूँ कि कंपनीज एक्ट बनाने के पीछे ऑब्जेक्ट क्या है, क्यों बनाया गया कंपनीज एक्ट, बताओ? कंपनीज को स्मूथ तरीके से चला सके, मैनेजमेंट बेटर हो सके, क्या ये बात समझ में? इनकॉर्पोरेशन सिस्टमैटिकली हो सके, बता पा रहे हो? तो हर एक्ट का अपना एक ऑब्जेक्ट होता है। तो जब हम यहाँ ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे तो यहाँ पर 3 ऑब्जेक्ट मेजरली हर चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अगर आपका दिमाग बिल्कुल ब्लैंक हो गया, कुछ नहीं सोच पा रहा है, तो हर एक्ट का ऑब्जेक्ट याद करना जो लेबर लॉ से रिलेटेड है। सबसे पहली बात क्या याद रखना? सेफ्टी। दूसरा क्या? हेल्थ। और तीसरा क्या? वेलफेयर। तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? वर्कर्स। तो फैक्ट्रीज एक्ट क्यों बना? फैक्ट्रीज एक्ट इसलिए बना क्योंकि हम वर्कर्स को सेफ्टी देना चाहते हैं, वर्कर्स को हेल्दी एनवायरनमेंट देना चाहते हैं, वर्कर के लिए हम वेलफेयर करना चाहते हैं। तो जितने भी एक्ट्स आगे चल के पढ़ेंगे, दिमाग में अगर बिल्कुल भी आइडिया नहीं हो रहा है कि भैया ऑब्जेक्ट क्या है, तो प्लीज ये जनरल टर्म्स आप यूज करेंगे। समझ में आ रहा है? चलो तो क्या 3 वर्ड्स याद रखना है? पहला सेफ्टी, फिर हेल्थ, फिर वेलफेयर। चलो तो ये पूरी हिस्ट्री है, इन सबको बिल्कुल देखने की जरूरत नहीं है। फिर से हिस्ट्री ऑफ द लेजिस्लेशन, फैक्ट्रीज एक्ट कब क्या कैसे बना, ये एग्जाम में पूछे जाने वाली चीज बिल्कुल भी नहीं है। सीधा यहाँ पर आएंगे, बस यहाँ पे ये अंडरलाइन करेंगे, फैक्ट्रीज एक्ट 1948। ठीक है, 1948 दैट मीन्स कब बना? 1947 में देश आजाद हुआ था, तुरंत फैक्ट्रीज एक्ट बनाया गया। अमेंड होता रहता है फ्रॉम टाइम टू टाइम, स्पेशली आफ्टर दी, ये क्या लिखा है जानते? भोपाल गैस कांड के नाम से तुम लोग जानते हो, है ना? तो भोपाल गैस डिजास्टर जो है ना भोपाल में हुआ था, तो प्रॉपर उन्होंने कहा कि ये सब देखने के बाद और समझ में आया कि भैया चीजें अमेंड होती रहनी चाहिए, वर्किंग कंडीशन अच्छी होनी चाहिए। अगर कुछ ऐसे एक्सीडेंट्स हो जाते हैं तो कौन कंपनसेशन देगा? अब ये सारी चीजें आपने कहाँ पढ़ी है मुझे जरा बताओ? एमसी मेहता केस, टॉड भी तुम्हें थोड़ा सा याद आ रहा होगा, है ना? तो एक्चुअली में
लेबर्स, फैक्ट्रीज, वर्कर्स, इन सब की अगर हम बात करें तो चीजें बहुत दिक्कत में आती हैं। तो धीरे धीरे जैसे जैसे और हम इन चीजों को समझते हैं, एक्ट में हम वो चेंजेस करते रहते हैं। लेकिन आपको मैं बता दूं, हर चैप्टर अगर अपने आप में एक्ट है तो क्या तुम्हें कंप्लीट एक्ट बता रहे हैं क्या पूरी डिटेल में? नहीं। सबसे ज्यादा डिटेल में जो तुमने एक्ट पढ़ा दैट वाज कंपनीज एक्ट। ठीक है, ए टू जेड तुमने पढ़ लिया। बीच की छोटी मोटी चीजें जो स्किप हुई वो फाइनल में जाके वो भी कवर कर दिए जाती है। ठीक है, फाइनल में रूल्स ज्यादा पढ़ते हो, एक्ट क्योंकि एग्जीक्यूटिव में पढ़ चुका है। ठीक है, तो यहाँ आपको पूरा एक्ट नहीं पढ़ाएंगे फैक्ट्रीज एक्ट का, लेकिन आपको कोर बातें समझा दी जाएंगी और हर एक्ट की कोर 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 बातें समझाई जाएंगी। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है ऑब्जेक्ट? जनरल सेंस में अगर मैं बोलूँ तो ऑब्जेक्ट क्या है? वर्कर की सेफ्टी, हेल्थ और वेलफेयर की बात करेंगे। चलो आ जाओ, ऑब्जेक्ट वही है। ठीक है, सेफ्टी, हेल्थ, वेलफेयर, ये तीन बातें जो मैंने आपको बताई। लेकिन अब इससे देखो लिखा कैसे जाता है, लिखने का प्रेजेंटेशन सीखना है तुम्हें। समझ तो आ गया भैया, यही है पर्पस, लेकिन लिखने का तरीका समझो। ऑब्जेक्ट टू प्रोवाइड एडुकेट कंपनसेशन टू द अफेक्टेड पर्सन। ये एक्ट फैक्ट्रीज एक्ट इसलिए बना है क्योंकि भैया वर्कर्स को हम क्या दे सके? कंपनसेशन दे सके अगर उनको कोई भी चीज दिक्कत हुई है तो। ठीक है, पर्सन जो भी एम्प्लॉयड है किस में? फैक्ट्रीज में। कहां पर? माइन। ठीक है, प्लांटेशन, कंस्ट्रक्शन, जो भी मैकेनिकली, ठीक है, प्रोबोल व्हीकल्स, इन सब में जो भी काम कर रहा है और इनको काम करते करते अगर दिक्कत आ गई है या कुछ हो गया है इनको, तो भैया कंपनसेशन देने के लिए फैक्ट्रीज एक्ट आया। ठीक है, हैजार्डियस ऑक्यूपेशन में कोई दिक्कत गई है तो ये एक्ट ये सारी चीजें कवर करता है, क्योंकि मेन ऑब्जेक्ट तो क्या है? वही सारी चीजें, इनको सेफ्टी देना, इनको हेल्दी रखना, इनको वेलफेयर प्रोवाइड करना, यही है। लेकिन लिखने का प्रेजेंटेशन देखा उन्होंने थोड़ा सा डिटेल कर दिया, भैया फैक्ट्रीज में, माइंस में, हैजार्डियस केमिकल वाली इंडस्ट्रीज में अगर आप काम करो तो इनको हमें इन तीनों चीजों में प्रोवाइड करना है, तो कंपनसेशन देने के लिए। क्या ये बातें समझ में आ रही है? चलो नेक्स्ट बढ़ेंगे। यहां कुछ केसेस दे रखे हैं। ठीक है, तीनों केसेस का सेम कंक्लूजन, तीनों केसेस का सेम कंक्लूजन। वर्कर को क्या किया जाता है? एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। वर्कर को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है तो भैया उनके प्रोटेक्शन की बात हुई रही है यहाँ पर। ठीक है, तो जो भी क्या लिखा है यहाँ पे? ग्रीडी बिजनेसमैन की बात हो रही है, मतलब जो लालची बिजनेसमैन है, इनको एक्सप्लॉइट कर करके इनसे पैसा बनाए जा रहे हैं। तो बस यहाँ पे कह रहे हैं कि हम नहीं चाहते कि फैक्ट्रीज में इनको एक्सप्लॉइट करके और पैसा बनाया जाए। तो ये एक्ट इसीलिए आया, ऑब्जेक्ट बता रहे बच्चों, ये एक्ट क्यों आया? इसीलिए आया ताकि हम क्या कर सके? इंप्रूव कर सके वर्किंग कंडीशन फैक्ट्रीज की प्रीमाइसेस में। नेक्स्ट केस क्या है? ऑक्यूपायर सर्टेन ऑब्लिगेशन टू प्रोटेक्ट द वर्कर। हम चाहते हैं कि उनको कुछ प्रोटेक्शंस मिले। क्यों आया? सेफ्टी, हेल्दी, वेलफेयर वर्कर फाउंड इन एडुकेट और अनसेटिस्फैक्टरी। तुम्हें सिविल का जो बी पार्ट हम पढ़ रहे हैं, एक्चुअली में सारी चीजें बहुत सिमिलर सिमिलर है। अभी जो मैंने ऑब्जेक्ट बताया, केस के थ्रू क्या उन्होंने बहुत सारी कहानियां, फैक्ट्स बताए? नहीं, कंक्लूजन वही है। क्या? सेफ्टी, हेल्दी, वेलफेयर, दैट्स इट। चलो आओ सीधा नीचे, ऑब्जेक्ट याद हो गया पक्का? नेक्स्ट हेडिंग क्या लिखा है? ये फैक्ट्रीज एक्ट किस में एप्लीकेबल है? होल ऑफ द इंडिया। ठीक है, पूरी इंडिया में एप्लीकेबल है। अब थोड़ा कंसेप्ट को समझेंगे, कौन सी फैक्ट्रीज में। ठीक है, ये फैक्ट्रीज एक्ट किस में लगेगा? पूरी इंडिया में लगेगा। चलो आईटेक्स में भी लग जाएगा क्या? साफ इन्होंने बोला भैया हम बात करें फैक्ट्री की। सबसे पहले फैक्ट्री की डेफिनेशन हमारे एक्ट में दे रखे हैं, तो जो जो फैक्ट्री की डेफिनेशन में कवर हो रहा है उन पे लगेगा। लेकिन कंडीशन क्या है? उन सारी फैक्ट्रीज में, अब ये टर्म अक्सर यूज होगा, यूजिंग पावर, आगे आने वाले एक्टों में भी यूज होगा। ठीक है, यूजिंग पावर मतलब क्या? इसका मतलब कि मशीनों का यूज। ठीक है, लिखा होगा कि अगर पावर यूज करो दैट मीन्स अगर आप मशीन यूज कर रहे हो और आपकी कंपनी में काम करने वाले एम्प्लॉय कितने? 10 या 10 से ज्यादा, क्योंकि आप ज्यादा मशीन यूज कर रहे हो, वर्कर कम है, या फिर आपकी कंपनी मशीन यूज नहीं कर रही है। हम दो टाइप के है ना कंसेप्ट पढ़ते थे, या तो क्या होता है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक होती है, या तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक। तो क्या बोल सकते हो? कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक है तो वर्कर कम है, 10 या 10 से ज्यादा। अगर आपकी लेबर इंटेंसिव टेक्निक है दैट मीन्स वर्कर्स आपके ज्यादा है। तो वो फैक्ट्रीज जिसमें वर्कर नॉट यूजिंग पावर, समझ में आ रहा है? नॉट यूजिंग पावर ये टर्म यूज होंगे। ठीक है, नॉट यूजिंग पावर तो भैया 20 और मोर वर्कर। क्या लिखा है? प्रिसीडिंग द 12 मंथ्स एनी डे। अब थोड़ी लैंग्वेज को समझो, ये एक्ट किस में लगेगा? ये एक्ट उन फैक्ट्रीज में लगेगा जो फैक्ट्री की डेफिनेशन में कवर है इस फैक्ट्रीज एक्ट के अकॉर्डिंग। डन? क्या सारी फैक्ट्रीज में लगेगा? नहीं, उन फैक्ट्रीज में लगेगा जिसमें अगर आप मशीन यूज कर रहे हो तो 10 वर्कर है, अगर आप मशीन यूज नहीं कर रहे हो तो कितने? 20 वर्कर है। अब ये 20 वर्कर आपके प्रीसीडिंग फाइनेंशियल प्रीसीडिंग 12 मंथ्स में कभी भी हुए थे। कभी हुए थे मतलब क्या? दिवाली का सीजन आया, हमें वर्कर की ज्यादा जरूरत थी, ठीक है, हमने 20 वर्कर लगा दिए।
अदरवाइज पूरे साल भर में 15 वर्कर से हमारा काम चल रहा था, लेकिन दिवाली के सीजन में हमने क्या कर दिए, 20, 25, 30 कर दिए। तो क्या अब मुझे ये एक्ट फॉलो करना पड़ेगा? हाँ, कभी भी, एनी डे ऑफ द प्रीसीडिंग 12 मंथ्स। क्या ये बात समझ में आ रही है? बट नॉट इंक्लूड, यहाँ पे उन्होंने बोला हम माइन वाली फैक्ट्रीज की बात नहीं कर रहे, क्योंकि भैया उसके लिए एक अलग से एक्ट बैठा है, दैट वाज माइन एक्ट, ठीक है। मोबाइल यूनिट बिलोंगिंग टू आर्म्ड फोर्स, आर्म्ड फोर्स की बात हो रही है बच्चों, इनके लिए अपने खुद के एक्ट बैठे हुए हैं। रेलवे रनिंग शेड, होटल, रेस्टोरेंट, ईटिंग प्लेस, ये सारी चीजें इंक्लूड नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि इनके लिए अलग से रूल्स रेगुलेशंस, अलग से एक्ट बने हैं। तो जो जहां जो बोला गया है वो उन पे अप्लाई होगा, यहाँ पे नहीं होगा। तो सबसे पहली बात हमने जो पढ़ी वो क्या पढ़ी? ये एक्ट किस में लगेगा? ये एक्ट लगेगा फैक्ट्रीज में। क्या सारी फैक्ट्रीज में? नहीं। जिसमें वर्कर कितने हैं? 10 या फिर 20। 10 कब? यूजिंग पावर। 20 कब? ठीक है। आईटेक्स एक फैक्ट्री, 7 लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। अब अगर 7 लोग काम कर रहे हैं, मैं पावर यूज कर रही हूं, अब मुझे बताओ क्या मुझे ये एक्ट फॉलो करना है? 10 में करना पड़ेगा ना, ठीक है। चलो 15 लोग काम कर रहे हैं, पावर यूज नहीं कर रहे, 15 लोग काम करें, क्या एक्ट फॉलो करना है? नहीं। तो सारी फैक्ट्रीज को नहीं करना है, जो 10 और 20 की कंडीशन यूजिंग और विदाउट यूजिंग पावर है उनको करना है, डन। लेकिन माइन भी तो एक फैक्ट्री का हो गया। इन्होंने कहा भैया माइन के लिए माइनिंग एक्ट है, आर्म फोर्स के लिए उनका खुद का एक्ट है, तो सबके लिए अपना अपना खुद का कौन कौन सा है, कौन कौन इंक्लूड नहीं हो रहा। पहला पॉइंट याद रखना है, माइन इंक्लूड नहीं होगा। दूसरा, आर्म फोर्स नहीं, रेलवे रनिंग शेड नहीं, होटल्स नहीं, ठीक है, रेस्टोरेंट या फिर अदर ईटिंग प्लेस नहीं। तो ये 5 चीजें नहीं। ये बात फिर से आगे चल के लोग रिपीट करते रहेंगे, याद रखना, डन। चलो नेक्स्ट क्या लिखा है? बेनिफिट ऑफ दिस एक्ट अवेलेबल टू द पर्सन हु आर एम्प्लॉयड इन द फैक्ट्री। ये जो एक्ट है ये किन के बेनिफिट्स की बात करे, किन के वेलफेयर की बात करे, किन की सेफ्टी, किन की हेल्थ की बात करे? वो एम्प्लॉयज जो इस फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं, डन। कवर्ड विद इन द मीनिंग ऑफ द वर्कर, जो वर्कर की डेफिनेशन में कवर आ रहे हैं, ठीक है। बट डेफिनेशन ऑफ द वर्कर एक्सक्लूड, आगे चल के हम डेफिनेशन डिटेल में पढ़ेंगे। वर्कर की डेफिनेशन में नहीं आएंगे कौन? आर्म फोर्स ऑफ यूनियन नहीं आएंगे। भैया ये आर्मी के लोग कहाँ से आ गए? क्या ये बात समझ में आएगी? तो वर्कर की डेफिनेशन जब पढ़ेंगे तो साफ लिखा होगा वर्कर मतलब ये और वर्कर मतलब ये, तो बिल्कुल नहीं। तो पॉजिटिव नेगेटिव डेफिनेशन दोनों लिखा होगा। अभी एक्ट की एप्लीकेबिलिटी की बात हो रही है, लेकिन उन्होंने डिटेल यही बता दिया, आगे चल के फिर से रिपीट आने वाला है, डन। चलो स्कीम ऑफ द एक्ट, इस एक्ट की बात करें तो जैसे कंपनीज एक्ट में टोटल कितने सेक्शंस होते हैं? कंपनीज एक्ट में 470। और कितने शेड्यूल कितने होते हैं? और कितने चैप्टर्स होते हैं? 7। 29 चैप्टर्स, 7 शेड्यूल्स, है ना। तो हर एक्ट अपने आप में एक सेक्शन से भरा होगा। टोटल कितने सेक्शंस? 120। कितने शेड्यूल्स? 3 शेड्यूल। पूरे सेक्शंस दे रखे है ही एक्ट वैसे छोटा, हमने तो 470 वाला पढ़ लिया, इतना लंबा चौड़ा, ठीक है। ये तो 120 सेक्शन है। तुम मुझे बस बताओ, जब एज ए सीएस काम करोगे तो ये पढ़ना तुम्हारे लिए आसान होगा कि नहीं होगा? ठीक है, आपने इतना बाप पढ़ लिया तो ये तो भैया छोटा सा है, ठीक है। तो चलो 3 शेड्यूल है यहाँ, इन्होंने कहा तीनों शेड्यूल में क्या है? सबसे पहले शेड्यूल में क्या लिखा है? लिस्ट ऑफ इंडस्ट्री, जिनको क्या बोल रखा है? हैजार्डियस प्रोसेस करे। इसमें पूरी लिस्ट दे रखी है, ठीक है, जो भी डेंजरस वाली चीज होंगी इसमें होगा। परमिसिबल लेवल ऑफ द सर्टेन केमिकल सब्सटेंस इन द वर्क एनवायरनमेंट, जब लेबर्स काम कर रहे होंगे, तो कितनी परमिशन है कि केमिकल सब्सटेंस आप यूज कर सकते हैं? एक परमिशन होती है, क्योंकि बच्चों ज्यादा केमिकल यूज करोगे तो भाई उसको हार्म पहुंचेगा, उसकी बॉडी डिस्ट्रॉय हो सकती है, ठीक है। आपको नहीं पता चलता है कि भाई आप करते 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 मतलब लोगों को कैंसर हो जाता है, वर्कर्स को कैंसर हो जाता है। फिर एक्चुअल में ऑफिसर्स होते हैं, ठीक है, मेडिकल टीम होती है जो एक्चुअल में पूरे टाइम ऑब्जर्व करते रहते हैं, भैया इस काम से अगर कुछ हो रहा है तो बाद में जाके सरकार को ये, है ना, एडवाइस किया जाता है कि भैया इस प्रोडक्ट को तो भैया प्रोहिबिट ही कर दो, क्यों? क्योंकि इनसे कैंसर हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे एक्चुअली में पूरी चीजें होती हैं। तो पूरी शेड्यूल तैयार कर रखा है, शेड्यूल में ये बता के रखा है कि कितना परमिसिबल लेवल है कि सर्टेन केमिकल सब्सटेंस यूज कर सकते हो। शेड्यूल 3 क्या बताता है? लिस्ट ऑफ वो डिजीज जिससे नोटिफाई करा गया, जिसको आइडेंटिफाई कर लिया है कि भैया इनसे ना बीमारियां होती हैं, ठीक है। तो ये वाली चीजें तो नहीं होनी चाहिए। तो कुल मिलाकर ये एक्ट साफ 3 शेड्यूल देता है। पहले शेड्यूल में लिस्ट देता है क्या है हैजार्डियस प्रोसेस, दूसरे में बोलता है कितना आप यूज कर सकते हो केमिकल सब्सटेंस, और तीसरा बताता है भैया जिन जिन से आपको डिजीज हो सकता है ये सब तो काम करना आपका अलाउड नहीं है। या फिर अगर आप काम करोगे तो उसमें किस लेवल का प्रोटेक्शन आपको रखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे कोविड के टाइम पे बता रहे थे ना कि भैया डॉक्टर किस लेवल का प्रोटेक्शन रखते थे, वो कौन सा ड्रेस पहनते थे प्रॉपर, है ना, और पहन पहन के प्रॉपर बॉडी भी छिल जा रही है तो वो प्रोटेक्शंस रखते हैं। तो साफ इन्होंने बोल रखा भैया हमने ये सारी चीजें बता के रखी है, तो प्लीज इन बातों का ख्याल रखें।
चलो, अब एक्ट स्टार्ट होता है। सेक्शन नंबर 2 में अक्सर क्या होती है, डेफिनेशन। चलो, तो ये डेफिनेशन सबसे पहले, ये डेफिनेशन फैक्टरीज एक्ट की ही बात कर रहा है। हर एक्ट में अपनी खुद की डेफिनेशंस पढ़ेंगे। डन। चलो, अभी सबसे पहला एडल्ट। एडल्ट का मतलब क्या, जिसके 18 ईयर कंप्लीट हो चुके। एडोलसेंट क्या लिखा है, कंप्लीट। अभी मैंने एक एक्ट बताया, उस एक्ट में क्या लिखा था, कंप्लीट 14, और 18 कंप्लीट नहीं हुआ। हर एक्ट अपनी डेफिनेशन देगा, बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, ठीक है। फैक्टरीज एक्ट के अकॉर्डिंग एडोलसेंट कौन है, एडोलसेंट कौन है, एडोलसेंट वो है जिसने 15 साल अपने कंप्लीट कर लिए लेकिन 18 साल कंप्लीट नहीं हुए। मतलब कि 15 से 18 का बीच हो सकता है, आगे दूसरा एक्ट पढ़ोगे तो उसकी डेफिनेशन चेंज होती जाएगी। तो जिन जिन में कंफ्यूजन होगी तो उसके लिए एक सजेशन है, प्लीज चैप्टर के स्टार्टिंग में जाओगे, कहाँ, यहाँ जाओगे और लिख दोगे भैया ये है एडोलसेंट, इसकी एज लिखा है भैया 15 to 18। जब तुम वो एक्ट पढ़ोगे तो उसके यही चैप्टर के ऊपर लिख देना कि इसकी एज है ये। क्यों, क्योंकि इससे क्या होगा बच्चों, इससे आपको एग्जाम के लिए याद रखने में थोड़ा सा इजी हो जाएगा। डन। चलो, क्लियर है। बढ़ते फिर से। एडल्ट मतलब 18 साल कंप्लीट, एडोलसेंट मतलब क्या, 15 से 18। कैलेंडर ईयर मतलब क्या, जनवरी से जो स्टार्ट होता है दिसंबर में खत्म होगा। चाइल्ड मतलब क्या, नॉट कंप्लीटिंग 15, एडोलसेंट के नीचे, ठीक है। चलो, क्या लिखा है, कॉम्पिटेंट पर्सन। अब थोड़ा सा समझना, इस पूरे एक्ट में ये सारे टर्म यूज होंगे। कुछ पूछ रहे क्या, अच्छा नहीं, इस पूरे एक्ट में कुछ सारे टर्म्स यूज होंगे, बस आपको क्या ध्यान रखना है कि भैया इसका मीनिंग ये, अगर वो चाइल्ड बोलेंगे तो समझ जाना 15 साल से कम, एडोलसेंट बोलेंगे तो समझ जाना, कॉम्पिटेंट पर्सन बोलेंगे तो समझ जाना। अब समझेंगे कॉम्पिटेंट पर्सन मतलब क्या। कॉम्पिटेंट पर्सन मतलब कि वो पर्सन या फिर इंस्टीट्यूट जिसे रिकॉग्नाइज कर रखा है चीफ इंस्पेक्टर ने, ठीक है। क्या करने के लिए, कुछ नहीं, ये एक इंस्पेक्टर है जो इंस्पेक्शन आके करेगा कि भैया मेरी फैक्ट्रीज में फैक्ट्रीज एक्ट के रूल्स रेगुलेशन फॉलो हो रहे कि नहीं हो रहे, आके चेक करेगा, एग्जामिन करेगा, टेस्ट करेगा, ठीक है। तो कौन है कॉम्पिटेंट पर्सन, कॉम्पिटेंट पर्सन कोई पर्सन भी हो सकता है और कोई आर्टिफिशियल बॉडी इंस्टीट्यूट भी हो सकती है, जिसे रिकॉग्नाइज करके रखा भैया किसने, चीफ इंस्पेक्टर ने, कि भैया आपको क्या करना है, टेस्ट करना है, ये फैक्ट्री है हमारी। तो कोई कॉम्पिटेंट पर्सन या ऑफिसर्स बोल सकते हो, ये ऑफिसर आएगा इस फैक्ट्री में और आके क्या करेगा, टेस्ट करेगा, एग्जामिन करेगा, इंस्पेक्शन करेगा, रिक्वायर्ड टू बी डन इन दी फैक्ट्री। फैक्ट्री में जो जो रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, क्या वो सारी चीजें हैं क्या। फॉर एग्जाम्पल यहाँ मशीनें रखी है, ठीक है, मशीनें थोड़ी सी खतरनाक लेवल की, तो क्या इनकी फेंसिंग कर रखी है, यहाँ थोड़ा सा है ना फ्लेम वाला, आग वाला काम हो रहा है, तो क्या आग लग सकती है, तो उसके लिए हमने सारी फैसिलिटीज रखी हैं। क्या ये बात समझ में आ रही है। तो भैया इंस्पेक्टर आके ये सारी चीजें चेक करता है, ठीक है। क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, इसके पास ये सारी फैसिलिटीज होनी चाहिए अपने काम करने को लेकर। क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस ऑफ द पर्सन एम्प्लॉयड इन द इंस्टीट्यूशन, फैसिलिटी अवेलेबल टू देम। कुल मिलाकर हम पढ़ रहे कंपिटेंट पर्सन, वो क्वालिफाइंग पर्सन होगा, वो पर्सन होगा जिसके पास ये सारी फैसिलिटीज होंगी, वो सब वो काम कर सकता है जो फैक्ट्रीज में आके उसको टेस्ट इंस्पेक्शन कर रहा है। तो ये तीन टर्म, टेस्ट, एग्जामिनेशन, इंस्पेक्शन, समझ में आ रहा है। वो एक पर्सन भी हो सकता है, इंस्टीट्यूट भी हो सकता है, जिसे चीफ इंस्पेक्टर रिकॉग्निशन दे दे। डन। चलो, साफ यहाँ पे उन्होंने बोला इंस्पेक्शन मोर देन 1% इंस्टीट्यूशन भी रिकॉग्नाइज एज अ कॉम्पिटेंट। फैक्ट्री में आकर एक से ज्यादा कर रहे तो वो भी कॉम्पिटेंट पर्सन है। तो कौन है कॉम्पिटेंट पर्सन, अगर आगे चलकर यूज होगा, क्लिक हो जाएगा। डन। चलो, नेक्स्ट क्या लिखा है, हेजार्डियस प्रोसेस। समझते हैं फिर भी, है ना। हेजार्डियस प्रोसेस का मतलब क्या है, हेजार्डियस प्रोसेस मतलब कोई भी प्रोसेस एक्टिविटी जो स्पेसिफाई कर रखी है, कहाँ, फर्स्ट शेड्यूल में स्पेसिफाई कर रखी है, अनलेस स्पेशल केयर। भाई उन हेजार्डियस प्रोसेस के लिए आपको थोड़ी सी ज्यादा सावधानी रखनी पड़ेगी, ठीक है। वो रॉ मटेरियल हो सकता है वो कोई रॉ मटेरियल हो सकता है जो हेजार्डियस नेचर का है, हो सकता है कोई इंटरमीडिएट या फिनिश प्रोडक्ट हो सकता है। मतलब हेजार्डियस प्रोसेस मतलब आप कोई केमिकल का काम कर रहे हो तो वो रॉ फॉर्म हो सकता है, ठीक है, या फिर वर्क इन प्रोग्रेस में चल रहा है, या फिर फिनिश्ड है, ठीक है। बाय प्रोडक्ट्स हो सकता है, वेट, या फिर जो भी एफिलेंट, जो भी उसका वेस्ट निकल रहा है, जिसके कारण से कॉज मटेरियल इंपायरमेंट टू द हेल्थ ऑफ द पर्सन या फिर रिजल्ट इन पॉल्यूशन ऑफ द जनरल एनवायरमेंट। तो हेजार्डियस प्रोसेस मतलब क्या, कोई भी चीज आप कर रहे हो उसमें यूज होने वाला रॉ मटेरियल, उसमें यूज होने वाला इंटरमीडिएट या फिनिश गुड्स, या फिर उसका बाय प्रोडक्ट या उससे निकलने वाला जो भी कुछ भी वेस्ट, ये सब हेजार्डियस प्रोसेस का है ना। क्यों हेजार्डियस बोला, क्योंकि वो मटेरियल इंपेयरमेंट मतलब इफेक्ट कर सकता है किसी पर्सन की हेल्थ को और पॉल्यूशन कर रहा है जनरल एनवायरमेंट में। डन। चलो, लेकिन फर्स्ट शेड्यूल में वो पूरी लिस्ट दे रखी है, पढ़ा ना अभी, फर्स्ट शेड्यूल, सेकंड और थर्ड फर्स्ट शेड्यूल में दे रखा है। चलो, यंग पर्सन जब वो बोलेंगे तो यंग पर्सन से उनका मतलब क्या है, चाइल्ड और एडोलसेंट दोनों।
तो एडोलसेंट मतलब क्या, जिसके अभी 18 साल कंप्लीट नहीं हुए, मतलब एडल्ट कवर नहीं हो रहा है, याद रखना। डे मतलब क्या है, पूरा 24 घंटे का मतलब है उनका, है ना। तो डे मतलब क्या, पूरे 24 घंटे। वीक मतलब क्या, पूरे 7 दिन। ये 7वां दिन आपका कब खत्म होगा, मिडनाइट ऑन द वीक ऑफ द मीन्स, मतलब कि 7 डे बिगिनिंग एट द मिडनाइट ऑफ द सैटरडे नाइट। क्या ये बात समझ में आ रही है? मतलब कि आपका संडे से काउंट करेंगे कब तक के लिए, सैटरडे तक। ये आपका पूरा एक हफ्ता होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा है, पावर। अभी बताया मैंने, पावर यूजिंग दी पावर मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी, मैकेनिकल, ट्रांसमिट, कुल मिलाकर बोल सकती हूँ मशीनों का यूज। नॉट जनरेटेड बाय ह्यूमन या फिर एनिमल एजेंसी, मतलब कि इंसान नहीं है, जानवर यूज नहीं हो रहे इसके लिए, मतलब मशीन्स बोल सकती हूँ, ठीक है। चलो, प्राइम मूवर, ट्रांसमिशन मशीनरी, मशीनरी अब समझना। पहले मशीनरी बता रही हूँ, ठीक है। मशीनरी मतलब प्राइम मूवर और ट्रांसमिशन दोनों कवर होंगे, क्या ये बात समझ में आ रही है? और ऑल अदर अप्लायंसेस। मशीनरी मतलब सब कुछ। प्राइम मूवर को रॉ मटेरियल बोल सकती हो। आओ, प्राइम मूवर मतलब क्या, इंजन, मोटर, अदर अप्लायंसेस, जो भी सबसे पहले यूज किया जा रहा है कोई भी काम करने के लिए, फिर उससे ट्रांसमिशन किया जा रहा है, मतलब और भी जो ये छोटी छोटी चीजें हैं इन सबको इकट्ठा किया। प्राइम मूवर में ये सब आएगा, ठीक है। उसे ट्रांसमिट कर कर ये बीच के प्रोडक्ट आएंगे और इन दोनों को मिलाकर हम क्या बोलेंगे, मशीनरी। ये सब टर्म इसलिए बताए जा रहे हैं क्योंकि अभी जब वो बात करेंगे फैक्ट्रीज में तो ये वर्ड यूज करेंगे, तो मीनिंग पहले ही बता दिया, समझ में आ रहा है। चलो, यहाँ डेफिनेशन पूरी खत्म। नेक्स्ट बताओ क्या लिखा है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। क्या है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, खुद से तुम लोग मुझे बताओ, मत पढ़ो, सोचो। कोई भी काम होता है, मैन्युफैक्चर होता है, उसकी एक पूरी प्रोसेस होती है। क्या होती है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस? रॉ मटेरियल आप यूज करते हो, खरीदते हो, उसे बनाते हो, फिर फिनिश गुड्स तक जाते हो, यही सब तो लिखा है। मेकिंग, ऑल्टरिंग, रिपेयरिंग, ऑर्नामेंट, फिशिंग, पैकिंग, ऑयलिंग, वॉशिंग, पंपिंग ऑयल, वाटर, जनरेटिंग, ट्रांसफॉर्मिंग, कंपोजिंग, टाइप ऑफ प्रिंटिंग, कंस्ट्रक्शन, सब तो कवर कर दिया। इन्होंने कहा कि नहीं नहीं नहीं, हम अच्छे प्रेजेंटेशन बताएंगे आज। अच्छे प्रेजेंटेशन में बताया क्या भैया, कोई भी आर्टिकल सब्सटेंस, ऑयल, वाटर, स्वेज, अदर सब्सटेंस, पावर, इलेक्ट्रिसिटी, प्रिंटिंग, बुक बाइंडिंग, शिप वेसल, कोल्ड स्टोरेज, सब क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस रिलेटेड टू दिस। समझ में आया? ठीक है, चलो, ये भी अभी डेफिनेशन ही चल रही है। कोई भी प्रेमाइसेस, मैन्युफैक्चरिंग कहाँ होती है जरा बताओ, कोई भी प्रेमाइसेस में, कोई भी जगह में, और प्रेमाइसेस मतलब फैक्ट्री। यहाँ मैन्युफैक्चरिंग हमारी कहाँ हो रही होगी, फैक्ट्री में। तो प्रेमाइसेस से मतलब हमारा क्या है, फैक्ट्री। अगर इस पूरे चैप्टर में प्रेमाइसेस टर्म यूज हो रहा है, दैट मींस वो क्या बोलना चाह रहे हैं, फैक्ट्री बोलना चाह रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस शुड बी कंडक्ट विद इन द प्रेमाइसेस, मतलब विद इन द फैक्ट्री। डन। अभी क्या चल रही है, अभी भी डेफिनेशन ही चल रही है। नेक्स्ट क्या लिखा है, चलो, ऊपर हमने पढ़ा था कौन कौन वर्कर में नहीं आता, आर्म्ड फोर्स, कुछ याद आ रहा है? देखो, दो चीजें तुम लोग को याद आ रही है। हमने क्या पढ़ा था, एक्ट एप्लीकेबल किस में है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था कि एक्ट अप्लाई किस किस में, कहाँ गया, ये रहा। पहले हमने पढ़ा था फैक्ट्रीज में लगेगा, और फैक्ट्रीज में कौन कौन नहीं आ रहा है, तो फैक्ट्रीज में माइनिंग वाइनिंग होटल वोटल नहीं आ रहा है फैक्ट्रीज में। दूसरा क्या था, वर्कर। वर्कर में क्या बोला था, आर्म्ड फोर्स। समझ में आया? तो कंफ्यूज मत होना, फैक्ट्री में क्या क्या आएगा और आर्म, ठीक है, सॉरी, वर्कर में ये दोनों चीजें बताइए, दोनों आ गए, देखो फैक्ट्री भी आ गया और वर्कर भी, दोनों अच्छे से पढ़ेंगे। बेटर प्रेजेंटेशन यहाँ दे रखा है। चलो, वर्कर मींस जो भी एम्प्लॉय डायरेक्टली या थ्रू एजेंसी, इनडायरेक्टली बोल सकती हूँ, ठीक है, समझना। मैंने अनुकृति को डायरेक्टली अपॉइंट किया तो वर्कर। अनुष्का को मैंने डायरेक्टली अपॉइंट नहीं किया, मैंने एक कॉन्ट्रैक्टर ठेकेदार को बोला, ठीक है, कि भैया मुझे लेबर की जरूरत है, तो उसने अनुष्का को उठा के मुझे दे दिया। समझ में आया? तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली दोनों कवर होते हैं। डन। चलो, विथ और विदाउट नॉलेज, इसका क्या मतलब है, विथ और विदाउट नॉलेज ऑफ द प्रिंसिपल एम्प्लॉयर। समझना आप, विद और विदाउट प्रिंसिपल एम्प्लॉयर, अगर बता सकते हो तो ट्राई करो, क्या हो सकता है इसका मतलब। प्रिंसिपल एम्प्लॉयर का मतलब बताओ, चलो। मेन मालिक बोल सकती, बॉस, उस बॉस को पता हो चाहे ना पता हो, इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है, वो वर्कर तो है। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, मेन बॉस है हमारे रॉकी सर, ठीक है। मैं सीएस दुनिया का काम किसी, है ना, ऑनलाइन का काम है, कोई भी थर्ड पार्टी से मैं करवा रही हूँ, ठीक है। तो रॉकी सर उस बंदे को जानते हो चाहे ना जानते हो, इनसे कोई फर्क पड़ता नहीं है, वो है तो सीएस दुनिया का वर्कर ही। क्या ये बात समझ में आ रहा है? चलो, तो वर्कर मतलब कौन, वर्कर मतलब वो इंसान जो डायरेक्टली अपॉइंट हो रहा है और इनडायरेक्टली अपॉइंट हो रहा है, और जो ये इनडायरेक्टली अपॉइंट हो रहा हो उसका नॉलेज मेन एम्प्लॉयर को हो चाहे ना हो, इससे कोई फर्क पड़ता नहीं। रेम्यूनरेशन, है ना, whether the remuneration or not in any manufacturing process in cleaning,
अच्छा प्रेजेंटेशन सच बताऊं तो ये है, इस प्रेजेंटेशन में पढ़ोगे तो थोड़ा सा याद हो जाएगा। ठीक है, क्या लिखा है? वर्कर वो पर्सन है जो फैक्ट्री में काम करता है। वर्कर वो है जो डायरेक्टली भी अपॉइंट होता है या फिर इनडायरेक्टली किसी एजेंसी किसी कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू। डन। चलो, विद और विदाउट नॉलेज ऑफ द एम्प्लॉयर, क्या बता दिया मैंने मीनिंग? विद और विदाउट नॉलेज ऑफ द एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर को पता हो चाहे ना पता, उससे कोई फर्क, उनके नॉलेज में हो चाहे ना हो, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है, तो वो वर्कर। वेदर पेड रेम्यूनरेशन, या फिर उसको नहीं भी पे किया तो भी वो वर्कर तो है। मे वर्क, वो कहाँ वर्क कर रहा है? आपकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में, मेन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। लेकिन मुझे बताओ, फैक्ट्री में बस मैन्युफैक्चरिंग होती है, उसके अलावा क्या चिटर पिटर काम नहीं होते? होते हैं। क्या काम होता है? क्लीनिंग का भी तो काम हो रहा है, क्लीनिंग मशीन्स, प्रीमाइसेस, है ना, साफ सफाई। फॉर एग्जांपल आई टेक के एग्जांपल की बात करूं, यहाँ हम बस बच्चों को पढ़ा रहे हैं ना, और कुछ काम नहीं हो रहा है, मतलब सफाई वाले भैया के सफाई नहीं करते क्या? सारे काम तो होते हैं ना। तो इन्होंने कहा वर्कर सब है, मैं भी वर्कर, जो मैं यहाँ पढ़ा रही हूँ वो भी वर्कर जो यहाँ पे आके सफाई करे। मतलब कि वर्कर की डेफिनेशन में फैक्ट्रीज में बोला, वो जो प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस करे वो भी वर्कर है, क्लीनिंग का काम करे वो भी वर्कर है, और एनी अदर वर्क जो भी कनेक्टेड है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। अब थोड़ा सा बेटर प्रेजेंटेशन में याद होगा। लेकिन इनकी डेफिनेशन में क्या नहीं आता? कौन नहीं आता? एक ही पॉइंट है, आर्म्ड फोर्स। फैक्ट्री वाले पॉइंट मत कनेक्ट कर देना, है ना। होटल रेस्टोरेंट भी देखा था, माइंड भी देखा था, वो फैक्ट्री की डेफिनेशन की बात हो रही थी। ठीक है, तो वर्कर में कौन नहीं आएगा? फैक्ट्री में काम करने वाले सारे लोग आएंगे, लेकिन फैक्ट्री में आर्म फोर्स काम नहीं करती। समझ में आ रहा है? पक्का पक्का? डन। चलो, बस प्रेजेंटेशन में डिफरेंस है, ये बोरिंग है ना, वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। चलो आओ, फैक्ट्री की डेफिनेशन देखें। फैक्ट्री मीन्स प्रेमाइसेस इंक्लूडिंग, क्या लिखा है? आसपास का भी पूरा सब जो भी मिला जुला है। फॉर एग्जाम्पल ये फैक्ट्री है, फैक्ट्री के जो आजू बाजू की जो जमीन छूटी गई वो सब भी तो फैक्ट्री होगी ना। हम थोड़ा ना कहेंगे जितना कंस्ट्रक्टेड एरिया, जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा घर, घर बनता है तो आजू बाजू का आंगन भी तो तुम्हारा ही है ना, कि छोड़ दिया है लोगों के लिए, आपका है ना। वो पोर्च जो तुमने छोड़ा है वो आपका है। ऐसे फैक्ट्री, फैक्ट्री मतलब प्रेमाइसेस, और प्रेमाइसेस का आसपास का एरिया भी सब। चलो आ जाओ, यूजिंग पावर समझते हैं। अगर इस यूजिंग पावर को विद द एड ऑफ द पावर बोल दिया तो क्या कंफ्यूज हो जाओगे? विद द एड ऑफ द पावर या फिर विदाउट द एड ऑफ द पावर? समझ में आ रहा है? मतलब मशीनों का यूज है तो 10 या 10 से ज्यादा वर्कर। क्या लिखा है? एनी डे ऑफ द प्रीसीडिंग 12 मंथ। समझ में आ रहा है? अब ये उधर ही समझ लिया था हमने। 20 या उससे ज्यादा वर्कर वर्किंग एनी डे ऑफ द प्रीसीडिंग 12 मंथ्स, लेकिन विदाउट द एड ऑफ द पावर। फैक्ट्री के डेफिनेशन में क्या क्या आएगा? ठीक, चलो। लेकिन एक्सक्लूड करता है, एक्सक्लूड करता है। अब ये फैक्ट्री की डेफिनेशन में क्या क्या एक्सक्लूड था? माइन, मोबाइल यूनिट ऑफ दी बिलोंगिंग आर्म्ड फोर्स, ठीक है, रेलवे रनिंग शेड, ठीक, होटल रेस्टोरेंट ईटिंग प्लेस, ये सब पढ़ लिया था। डन। दो एक्सप्लेनेशन दे रखे, इंपॉर्टेंट। पहला एक्सप्लेनेशन तुम पढ़ोगे और मुझे बताओगे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताओ। रिलीज का मतलब होता है शिफ्ट में, अब थोड़ा बेटर समझ पाओगे। पहला एक्सप्लेनेशन तुम्हारा। पहला ही नहीं आ रहा? आ रहा है, बताओ अनुकृति। वेरी 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 गुड। आओ एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। 5 वर्कर है, मॉर्निंग शिफ्ट में आते हैं। 7 वर्कर है, नाइट शिफ्ट में आते हैं। हमारे हिसाब से क्या है? टोटल 12 वर्कर है भाई तुम्हारे। तुम ये नहीं कहोगे अरे यार आधे आधे दिन के लिए आ रहे हैं, क्या इनको वर्कर 24 घंटे थोड़ी ना, 8 घंटे की नौकरी है तो 4 घंटे इसको बोला 4 घंटे इसको बोला, तो ये शिफ्ट में है तो हम पे तो लॉ नहीं लगेगा। उन्होंने कहा कि रुको, 10 से ज्यादा वर्कर है तुम्हारे, क्यों? क्योंकि तुम्हारे कितने वर्कर हो रहे? 12 वर्कर हो रहे। लोग जानबूझकर ऐसा कर सकते हैं, तुम ही तो ज्ञान दोगे ये सारे, है ना। क्या ज्ञान दोगे? एक काम करते हैं, है ना, शिफ्ट बदल देते हैं और फिर वर्कर्स काउंट में 4 4 सुबह आते हैं 4 ये, तो टोटल हमारे 4 ही होते हैं दिन भर का हम जो काम कराते हैं। ठीक है, 5 5 का कर दिया तो ऐसा नहीं चलेगा। डन। तो यहाँ पे उन्होंने बोला कोई फर्क नहीं पड़ता, जब हम नंबर ऑफ वर्कर की काउंटिंग करेंगे तो अलग अलग ग्रुप्स अलग अलग शिफ्ट में भी काम करे तो सबको ओवरऑल काउंट किया जाएगा। बात समझ आ रही है? नेक्स्ट क्या बोलता है? फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्लॉज द मियर फैक्ट इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस प्रोसेसिंग। समझना, यहाँ इस प्रोमाइसेस में मैंने 50 कंप्यूटर लगा दिए। कितने कंप्यूटर लगा दे? 50। और इस 50 कंप्यूटर में हम क्या कर रहे हैं? बस डेटाबेस,
क्या कर रहे हैं अपन, डेटा एंट्री कर रहे हैं। फैक्ट्री का मतलब क्या है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होनी चाहिए ना। तो क्या इस प्रेमाइसिस को हम फैक्ट्री डिक्लेयर कर देंगे, बिल्कुल भी नहीं। क्यों, क्योंकि डेटा एंट्री हो रही है ना। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कहाँ है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस मतलब क्या, प्रॉपर जो भी हमने पढ़ा कि भैया मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में ऑयलिंग ये सारी चीजें अगर हो रही है तो हम मानेंगे वो मैंने फैक्ट्री, अदरवाइज नहीं। दिस क्लॉज मेयर फैक्ट द इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग यूनिट या फिर कंप्यूटर यूनिट इंस्टॉल इन एनी प्रेमाइसेस या पार्ट ऑफ देयर शैल नॉट बी कंस्ट्रक्टेड, कि भैया वो फैक्ट्री है क्योंकि वहां क्या मिसिंग है, नो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बीइंग कैरिड आउट। डन। एक्सप्लेनेशन 1 एंड 2 समझ में आया। चलो आओ, बेटर प्रेजेंटेशन में बता रहे बच्चों, सेम वही किसी भी बातें। फैक्ट्री में एलिमेंट इंपॉर्टेंट क्या है, प्रेमाइसेस होना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होना चाहिए, 10 है 20 है, विद और विदाउट एड, ठीक है। चलो क्या नहीं आना चाहिए, नेगेटिव पॉइंट दे रखा है उन्होंने, वो होटल रेस्टोरेंट एंड ऑल, कंसेप्ट क्लियर है, 3 बार रिपीट कर दिया इन लोगों ने, देख लो। फिर सेम बात है कि डिफरेंट डिफरेंट शिफ्ट वालों को इंक्लूड करेंगे, ठीक है। बस कंप्यूटर सिस्टम्स लगा दिया तो उसे हम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस नहीं बोलते, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस मिसिंग है, ठीक है। चलो आ जाओ, कंपनी के केस में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर समझते हो, कौन होते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जो कंपनी को पूरा कंट्रोल कर रहे हैं, डिसीजंस ले रहे हैं। अब यहाँ फैक्ट्री की बात हो रही है, फैक्ट्री में थोड़ी ना बोलेंगे हम बार बार कि भैया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, यहाँ क्या बोलेंगे, ऑक्यूपायर। ऑक्यूपायर वो होता है जिसका अल्टीमेट कंट्रोल होता है पूरी फैक्ट्री में। अगर कहीं ऑक्यूपायर लिखा है दैट मीन्स फैक्ट्री को कंट्रोल करने वाले की बात हो रही है। डन। चलो, तो हु इज ऑक्यूपायर, ऑक्यूपायर वो है जो कंट्रोल करता है फैक्ट्री को, क्योंकि यहाँ फैक्ट्री की बात हो रही है। चलो, अगर कोई फर्म बेस बनी है, ठीक है, कोई फर्म है तो एसोसिएशन, फैक्ट्री किसी भी रूप में बना सकते हो ना। फॉर एग्जांपल मेरा बिजनेस मैं पार्टनरशिप फर्म में भी ला सकती हूँ, मेरी अगर दुकान है तो उसकी पार्टनरशिप फर्म बना सकती हूँ, कंपनी बना सकती हूँ, मेरी मर्जी। ऐसे फैक्ट्री मुझे अगर खोलनी है तो फैक्ट्री का फॉर्म बिजनेस का तो कुछ भी हो सकता है ना, फर्म भी हो सकता है, कंपनी भी हो सकता है। अगर मेरी जो फैक्ट्री है वो फर्म के फॉर्म में है तो जितने भी एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स है, मान लिया जाएगा वो इंडिविजुअल पार्टनर्स है, मेंबर्स है, मान लिया जाएगा वो कौन है, ऑक्यूपायर। पार्टनर सबके सब ऑक्यूपायर। अगर मेरी कंपनी है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को हम क्या मानेंगे, ऑक्यूपायर, ठीक है। अगर मेरी फैक्ट्री है जो कंट्रोल कर रही है कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, अगर ये लोग कंट्रोल कर रही है, लोकल अथॉरिटी कंट्रोल कर रही है, तो ये लोग अपॉइंट करेंगे टू मैनेज द अफेयर्स। तो किसी भी पर्सन, अगर ये लोग खुद देख रहे हैं तो ये ऑक्यूपायर है, अगर इन्होंने किसी पर्सन को अपॉइंट कर रखा है तो वो ऑक्यूपायर है। कुल मिलाकर ऑक्यूपायर कौन होता है, अल्टीमेट कंट्रोल जिसके पास है। कंसेप्ट क्लियर है। चलो 1 2 3 ये तो अच्छे से समझ में आ गया। समझने वाली बात थोड़ी सी यहाँ पर है, इन केस ऑफ दिस शिप, शिपिंग बिजनेस की बात हो रही है। इन केस ऑफ दिस शिप जो कहाँ जा रहा है, रिपेयर में जा रहा है, ठीक है। इनके डॉक होते हैं, ठीक है, जहां पे फॉर एग्जांपल जैसे कार का गैरेज होता है, ठीक है, गैरेज होता है, वहां पे कार को लेके जा रहे हो, गाड़ियों की सर्विसिंग करा रहे हो, ऐसे ही शिप्स जो होती है उनकी भी सर्विसिंग की जाती है, ठीक है। तो जहां शिप की सर्विसिंग की जाती है उसे ड्राई डॉक बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, ड्राई डॉक। कार के कैरेज जैसा ही होता है, ठीक है। चलो, तो मेंटेनेंस ऑफ द वर्क इज बीइंग कैरिड आउट, समझना। शिप है, शिप का बिजनेस है, तो यहाँ पे बोले कि भैया शिप को हमने रिपेयर करने के लिए दे रखा है। तो जो शिप की रिपेयर करने वाली जगह है जिसे ड्राई डॉक बोलते हैं, विच इज अवेलेबल ऑन दी हायर, हायर मतलब किराए से देना टेम्परेरी पीरियड के लिए, मैं उसे मैनेज कर रही हूँ। तो यहाँ पे उन्होंने बोला है कि किसे हम बोलेंगे, ऑक्यूपायर, क्योंकि वहां भी तो लेबर्स होंगे ना। मेन बात है हम लेबर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो फैक्ट्रीज, शिप, इन सब में, शिपिंग के भी काम में, उसके गैरेज में भी तो क्या काम चल रहा होगा, लेबर का काम चल रहा होगा। तो साफ उन्होंने बोला वहां कौन ऑक्यूपायर है, डॉक का जो ओनर होगा, गैरेज का जो ओनर होगा, गैरेज में इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि वो टर्म तुम्हें समझ में आता है, ठीक है। जो डॉक का ओनर होगा उसे ऑक्यूपायर बोल देंगे, और जो शिप का ओनर होगा उसे भी ऑक्यूपायर बोलेंगे। शिप को कंट्रोल करने वाला कौन होता है, ऑक्यूपायर, ठीक है। डॉग भी तो फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी शिप को लेकर आई हूँ दिशा के डॉक पर, ठीक है। तो अब मुझे बताओ कौन ऑक्यूपायर है, डॉग का ऑक्यूपायर वो है, शिप का ऑक्यूपायर मैं हूं, सिंपल है, ठीक है। अब उन्होंने कहा जरूरी नहीं है कि मैं ही मेन हूं तो मैं ही लेकर आया हूं, मैं अपना काम किसके थ्रू करवा सकता हूँ, एजेंट के थ्रू, या फिर मास्टर खुद भी हो सकता है, या फिर कोई भी ऑफिसर इंचार्ज। तो जिसको भी मैंने भेजा है वो ऑक्यूपायर वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएगा। समझ में आ रही है बातें, पक्का बच्चों। तो ओनर, एजेंट, मास्टर, अदर ऑफिसर इंचार्ज, ये सब को मान लिया जाएगा कि भैया तुम क्या हो, ऑक्यूपायर हो। डन। फर्म में कौन ऑक्यूपायर कहलाएगा, पार्टनर्स। कंपनी में कौन कहलाएगा, डायरेक्टर। फैक्ट्रीज में कौन कहलाएगा, अगर वो गवर्नमेंट कर रही है तो गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट ने किसी को अपॉइंट किया है तो वो। शिप अगर रिपेयरिंग में गया है तो भैया शिप का ओनर भी और डॉक का ओनर भी, वो सब ऑक्यूपायर है हमारी नजर में। डन। चलो,
एग्जेम्पशन ऑफ द ऑक्यूपायर और मैनेजर फ्रॉम द लाइबिलिटी इन सर्टेन केसेस। मुझे बताओ क्यों ऑक्यूपायर को समझाया गया, थोड़ा सा समझो। जब तुमने कंपनीज एक्ट पढ़ा, बंद क्यों नहीं होता है यार, लो तुम्हें ये काम संभालना है। चलो मुझे बताओ, जब तुमने कंपनीज एक्ट पढ़ा, ठीक, क्या हमें जगह जगह प्रमोटर डायरेक्टर की डेफिनेशन बता दी जाती थी, कौन है प्रमोटर कौन है डायरेक्टर? क्यों? क्योंकि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती थी, ठीक है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनसे फुलफिल कराने के लिए ये सब करवाया जाता है। तो ऑक्यूपायर भी तो हमें आइडेंटिफाई करना है ताकि उसके सर पर पूरी ऑब्लिगेशन दे सके। डन। तो सारे कामों के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल? ऑक्यूपायर। बच्चों यही रहो, है ना, सबके सब बिल्कुल इधर उधर चले गए। ऑक्यूपायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी ऑलवेज। डन। अब हेडिंग पढ़ो, हेडिंग क्या बोल रहा है? चलो हाँ हेडिंग बताओ क्या लिखा है? एग्जामिशन, किसको एग्जामिशन मिल रही है? ऑक्यूपायर। और बाजू में क्या लिखा है? मैनेजर। ऑक्यूपायर अपना काम बहुत कुछ मैनेजर से करवाता है, ठीक है, सिस्टम्स बनेंगे। अब इन ध्यान दो इधर, ऑक्यूपायर और मैनेजर की लाइबिलिटी यहाँ पे क्या बोल दी उन्होंने? छूट दे दिया, एग्जेम्प्ट कर दी। इन्होंने कहा कि ठीक है, तब ऑक्यूपायर और मैनेजर की लाइबिलिटी को एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा जब उसकी दो कंडीशन फुलफिल होगी, ठीक है। चलो पहली कंडीशन क्या? ऑक्यूपायर और मैनेजर ने क्या किया है? ड्यू डिलिजेंस। बताओ, ड्यू डिलिजेंस मतलब पूरी सावधानी रखी है, जो चीजें लॉ बोलता है, प्रोविजन बोलते हैं, उसने सब फॉलो किया, कहीं से उसने कहीं भी नेग्लिजेंसी नहीं दिखाई, प्रॉपर केयरफुल तरीके से काम किया। एंड क्या लिखा है? एंड विदाउट हिज नॉलेज, उसकी कंसर्न, उससे कुछ भी पूछा नहीं गया था और किसी ने ऑफेंस किया। अगर कुछ भी फैक्ट्री में गड़बड़ होता है, ऑक्यूपायर रिस्पॉन्सिबल नहीं है अगर उसने अपनी पूरी सावधानी से काम किया था। और सावधानी ही बस नहीं, किसी ने बिना पूछे बिना परमिशन वो काम कर लिया। क्या ये बात समझ में आ रही है? जल्दी जल्दी वापस, क्या है? ऑक्यूपायर और मैनेजर, हम्म, ऑक्यूपायर और मैनेजर की लाइबिलिटी कब नहीं बनेगी? दो कंडीशन। पहली कंडीशन क्या थी? ड्यू डिलिजेंस। और दूसरा क्या लिखा है? एंड उसकी परमिशन नहीं ली। फॉर एग्जाम्पल मैंने स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दिए, है ना, स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दिए कि एक्टिव रहना है ना, सब कुछ करना है, बिना परमिशन जब मैं यहां से जाती हूँ तो तुम वो सारे गलत काम करने लगते हो जो तुम लोग को नहीं करना है। ऐसे फैक्ट्रीज में भी होता है, ठीक है, ऐसे फैक्ट्रीज में भी होता है कि गन शूट नहीं करना है, ये नहीं करना है, पटाखे नहीं फोड़ने हैं, करने लगते हो, ठीक है। ऐसे फैक्ट्री में बोला है भाई सेफ्टी इंस्ट्रक्शन रखना है ना, कुछ चीजें फेंसिंग में रखनी है, इसको कवर करके रखना है, क्योंकि अगर कवर नहीं होगी तो फैल जाएंगी, दिक्कत हो जाएगी। हमने प्रॉपर, जब तक मैं थी तब तक किया, जैसे मैं जाती हूँ वो निकाल देते। तो अब उसमें मेरी गलती है क्या? नहीं। तो उस बंदे को पकड़ेंगे ना भाई। तो साफ बोला कि आप अपनी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी करो, ड्यू डिलिजेंस, और आपने कोई भी वो कमिटमेंट नहीं किया, ये खुद से करते बिना आपकी परमिशन के। आपको पता था कि अगर आपसे पूछा जाएगा तो हम ना बोलेंगे, तो वो बिना पूछे वो अगर काम करे तो साफ बोल दिया कि हमें, लेकिन ये प्रूव करना पड़ेगा, हमेशा याद रखना। डन। चलो, तो वो पर्सन, अदर पर्सन जो कन्विक्टेड है वो लाइबल हो जाएगा पनिशमेंट, लेकिन ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए जो ए और बी में ऊपर बताई। समझ में आया? चलो नेक्स्ट क्या लिखा है? रिपीट, याद आ रहा है? अलग अलग ग्रुप के हो, रिले का मतलब मैंने आपको बताया था अलग अलग शिफ्ट के हो, सबको एक साथ काउंट किया जाएगा 10, और जो वो 20 की जो उन्होंने वर्कर्स के नंबर्स दिए। डन। चलो, स्टेटरी एजेंसी, स्टेटरी मतलब क्या होता है? लीगल एजेंसी, एंड देयर पावर टू एनफोर्समेंट ऑफ द एक्ट। एक्ट का नाम बताओ, एक्ट का नाम क्या है? फैक्ट्रीज एक्ट। फैक्ट्रीज जो एक्ट है, इसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है किसकी? स्टेट गवर्नमेंट की। स्टेट गवर्नमेंट, तुम मेन अथॉरिटी हो जो रिस्पॉन्सिबल रहोगे जो भी एक्ट का एडमिनिस्ट्रेशन है उसको लेकर, कि एक्ट प्रॉपर तरीके से लग रहा है कि नहीं, इट्स वेरियस प्रोविजंस बाय दी यूटिलाइजिंग द पावर। तो स्टेट गवर्नमेंट के पास पूरी पावर है, वो इससे रिलेटेड रूल्स रेगुलेशंस बनाएगा। तो अब सबसे पहली बात, यहां पढ़ क्या रहे हैं? फैक्ट्रीज एक्ट को इंप्लीमेंट करने की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी? स्टेट गवर्नमेंट की। अब स्टेट गवर्नमेंट की पूरी पावर्स पढ़े। स्टेट गवर्नमेंट के पास क्या क्या पावर है? स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है टाइम डिसाइड करने का। स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है कि भैया डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट जो काम कर रहे हैं उनको बोल देंगे भैया तुम अलग से फैक्ट्री बनाओ। स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है कि कोई भी पब्लिक इमरजेंसी होगी तो इस एक्ट में जितने भी रूल्स रेगुलेशंस है वो आप पे नहीं लगेंगे, छूट दे देंगे। जैसे कि कोविड हुआ, अब कोविड में नॉर्मल फैक्ट्रीज में बहुत रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने, लेकिन कोविड हो गया तो क्या वो सारे रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने की जरूरत है क्या? नहीं। तो पब्लिक इमरजेंसी में वो छूट भी दे सकते हैं स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। नेक्स्ट, स्टेट गवर्नमेंट रूल्स रेगुलेशन, लाइसेंस,
कैसे फैक्ट्री को लाइसेंस मिलेगा, क्या उसकी प्रोसेस होगी, तो ये भी स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो यहाँ पे पूरी पावर, अब जनरल बातें पढ़ेंगे। डन। चलो, सबसे पहले क्या लिखा है, स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है, वो रूल्स बना सकता है किससे रिलेटेड, शिफ्ट के रिलेटेड, टाइम से रिलेटेड कि कितने बजे क्या आना है। यहाँ एक स्टैंडर्ड टाइम, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यूज होता है। अब मुझे बताओ कि ये ग्रीनविच मीन टाइम समझते हो क्या? अलग अलग देशों में टाइम अलग अलग चलता है, ये तो जानते हो, ठीक है। हमारी इंडिया थोड़ा सा 5.5 घंटे आगे चलती है, ठीक है। जैसे आप कॉल करते हो तो बोलते हो ना, यहाँ सुबह है तो वहाँ रात है, दिन है, तो ऐसा चलता है। तो इन्होंने कहा कि भैया ये हमारी स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कौन सा टाइम क्या लगेगा, क्योंकि इंडिया एक स्टैंडर्ड टाइम फॉलो करेगा। तो बस यहाँ पे लिखा है स्टेट गवर्नमेंट, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी टाइम डिसाइड करने की। डन। चलो, दूसरा क्या बोला वापस, पावर है स्टेट गवर्नमेंट के पास, डिफरेंट डिपार्टमेंट सेपरेट फैक्ट्री बना देंगे। भैया मेरी एक ही फैक्ट्री है, अलग अलग डिपार्टमेंट है, तो स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो ये भी कर सकती है कि भैया पब्लिक इंटरेस्ट में उनको लग रहा है तो वो क्या करेगी, टू और मोर फैक्ट्रीज टू बी सिंगल। अलग अलग डिपार्टमेंट को क्या बोलेगी, एक ही फैक्ट्री को बोल देगी दो फैक्ट्री में कन्वर्ट हो जाओ, या फिर दो को क्या कर दिया जाएगा, मर्ज कर कर एक सिंगल फैक्ट्री। तो स्टेट गवर्नमेंट के पास ये भी पावर है, मर्जर अमलगमेशन करने की भी और डीमर्ज करने की भी है। समझ में आ रहा है? चलो, ये लिखा है स्टेट गवर्नमेंट्स ओन, खुद से एप्लीकेशन भी या फिर ऑक्यूपायर देगा कि भैया करवा दो, तो वो भी सेंस में किया जा सकता है। लेकिन हमेशा जब भी वो ऐसे स्टेप्स लेगी तो एक बार अपॉर्चुनिटी बिंग हर्ट दिया जाएगा। कंसेप्ट क्लियर है? नेक्स्ट, पब्लिक इमरजेंसी में क्या दे देंगी, लॉ से छूट। रीड करो, पब्लिक इमरजेंसी द स्टेट गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन ऑफिशियल गैजेट एग्जेम्प्ट एनी फैक्ट्री क्लास डिस्क्रिप्शन ऑफ द फैक्ट्री ऑल या एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। इस एक्ट में जितने भी प्रोविजंस छूट दे दी जा सकती है एक्सेप्ट 67 में सच पीरियड या फिर सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस, कुछ चीजें बता के रखिए 67 में, उसे छोड़कर। डन। चलो, no notification provided no such notification shall be made for the period exceeding 3 months at a time। बस इन्होंने बोला कि भाई हम ट्राई करेंगे कि भैया 3 महीने तक आपको ये सारी छूट दे दी जाए। तो कुल मिलाकर बस चल क्या रहे, स्टेट गवर्नमेंट तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तुम ये सारे काम कर सकते हो। नेक्स्ट, क्या काम किया जा सकता है, स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी फैक्ट्री को कैसे लाइसेंस मिलेगा, उसका रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, ठीक है। चलो, तो ऑथराइज कर रखा है स्टेट गवर्नमेंट को कि आप रूल्स बना सकते हो। तो जो भी फैक्ट्री है, आप सबसे पहले एक काम करो, अपना प्लान दो कि आप इस फैक्ट्री में क्या मैन्युफैक्चर करने वाले, डिस्क्रिप्शन दो फैक्ट्री का। फिर चीफ इंस्पेक्टर या स्टेट गवर्नमेंट आके क्या करेगा, इंस्पेक्शन करेगा। इससे रिलेटेड जितने भी रूल्स है स्टेट गवर्नमेंट बनाएंगे। स्टेट गवर्नमेंट बताएगी प्रीवियस परमिशन, स्टेट गवर्नमेंट चीफ इंस्पेक्टर ऑब्टेन, साइट में आके प्रॉपर फैक्ट्री विजिट किया जाता है। तो स्टेट गवर्नमेंट बताएगी जब फैक्ट्री विजिट होगी तो उनके रूल्स रेगुलेशन। पर्पज ऑफ कंसिडरिंग एप्लीकेशन परमिशन, परमिशन किस बेसिस में मिलना चाहिए, क्या क्या कंडीशंस होगी, स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। नेचर क्या होना चाहिए, आपका प्लान स्पेसिफिक है। कुल मिला के मैं ये बोल रही हूँ, मुझे कंपनी का सेटअप करना है, कंपनी के सेटअप के लिए जो भी रजिस्ट्रेशन लाइसेंस लगना है ये सब स्टेट गवर्नमेंट ही बताएगी, उसकी पूरी कंप्लीट प्रोसेस, ठीक है। रिक्वायरिंग रजिस्ट्रेशन लाइसेंसिंग ऑफ द फैक्ट्री, रिक्वायरिंग नो लाइसेंस, कब कब आपको लाइसेंस नहीं मिलेगा या फिर रिन्यू नहीं होगा अनलेस नोटिस जो भी गिवन दे रखा है, नोटिस देकर आपको ये सारे काम करने। कुल मिलाकर क्या मैं बोल सकती हूँ, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी कौन है, स्टेट गवर्नमेंट, और स्टेट गवर्नमेंट इन टॉपिक से रिलेटेड रूल्स बना सकती है। उन्होंने क्या रूल्स है यही नहीं बताए हैं, बस जनरल पावर बताइए कि ये काम ये काम ये काम ये काम हो सकता है। क्लियर है बच्चों? चलो, नीचे एक डीम्ड अप्रूवल है, जो ये डबल ए है, मतलब क्या हुआ होगा, थ्रू अमेंड कर कर एड ऑन किया होगा, ठीक है। चलो, यहां इन्होंने बोला अगर एप्लीकेशन दे रखी है, मुझे मेरी कंपनी का रजिस्ट्रेशन, सॉरी मुझे मेरी फैक्ट्री का रजिस्ट्रेशन करना है, तो अगर परमिशन के लिए मैंने एप्लीकेशन दे रखी है एज पर ए जो भी वन ऊपर पढ़ रखा है, प्लान स्पेसिफिकेशन दे रखा है, अगर स्टेट गवर्नमेंट ने रिप्लाई नहीं किया कितने समय के अंदर, 3 महीने के अंदर, तो मान लिया जाएगा। अगर स्टेट गवर्नमेंट शांत है, मुझे लाइसेंस रजिस्ट्रेशन प्लान स्पेसिफिकेशन, मुझे रजिस्ट्रेशन कराना है तो मैंने प्लान स्पेसिफिकेशन के लिए एप्लीकेशन दिया, वहां से रिप्लाई नहीं आया, कब तक, 3 महीने तक, मान लिया जाएगा अप्रूवल दे दी मुझे, ठीक है, मैं रजिस्टर्ड हो गई, डन। अगर उन्होंने रिप्लाई दिया 3 महीने के अंदर और रिजेक्ट कर दिया मुझे, तो रिजेक्ट कर दिया तो मैं अपील कर सकती हूँ, कहाँ अपील करूंगी, सेंट्रल गवर्नमेंट हुआ, स्टेट गवर्नमेंट चीफ इंस्पेक्टर रिफ्यूज, हमें परमिशन देने से मना कर दिया जाएगा, तो हम सीजी के पास जा सकते हैं। सीजी के पास कब जाना है, जब भी रिफ्यूज किया 30 दिन के अंदर, सीजी जो बोलेगा वो फाइनल होगा हमारा। क्यों? क्योंकि भैया एसडी ने मना कर दिया ना, स्टेट गवर्नमेंट ने मना कर दिया, हम शिकायत करने जा रहे हैं किसके पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास 30 दिन के अंदर अंदर जाओ, ठीक है। अगर वो भी रिजेक्ट करेंगे तो खत्म, अगर वो हाँ बोलेंगे तो हमारा काम बन जाएगा। कंसेप्ट क्लियर है? कुछ नहीं, प्रोसेस है। नेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन इंपॉर्टेंट, ये एक्सप्लेनेशन इंपॉर्टेंट है और एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे, समझो थोड़ा सा। रिप्लेसिंग ओल्ड मशीनरी,
और मेकिंग स्मॉल चेंजेस डज नॉट मीन द फैक्ट्री इज एक्सटेंडेड या न्यूली बिल्ड। समझना, अगर मैंने अपनी फैक्ट्री को एक्सटेंड किया तो मुझे लाइसेंस लेने की जरूरत पड़ती है, रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत होती है, समझना। लेकिन मैंने अपनी फैक्ट्री को एक्सटेंड नहीं किया है, मैंने बस क्या किया, पुरानी चीजों को हटाया है और उसके बदले में नई चीज ला दी है, या फिर मैंने कुछ छोटा मोटा बस क्या किया है, चेंज किया है, तो थोड़ी ना मैंने एक अलग से फैक्ट्री सेटअप की है, इसके लिए मुझे अलग से थोड़ा ना रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। एज लॉन्ग एज इट डज नॉट रिड्यूस दी वर्कर, पहले मुझे होता है, पहले दो बातें समझ में आई, मैंने पुरानी चीजों को हटा के नई चीज लगा दी, फैक्ट्री वही है, या फिर मैंने कुछ छोटे मोटे चेंजेस किए, फैक्ट्री वही है, तो क्या अलग से इसे बोला जाएगा कि न्यू बिल्ड किया है तुमने, या फिर तुमने अपनी फैक्ट्री को बहुत अच्छे से एक्सटेंड किया है, तो ये सब एक्सटेंशन और न्यू बिल्डिंग में नहीं आएंगे और ना ही इसके लिए अलग से लाइसेंस लेने की जरूरत है। पहले दो पॉइंट क्लियर है। दूसरा पॉइंट समझना, आप कुछ ऐसे चेंजेस कर रहे हो जिससे वर्कर की स्पेस क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है। वर्कर जो फैल के काम करते थे, अच्छे एनवायरनमेंट में काम करते थे, आपने उनकी स्पेस को कम कर दिया, या फिर आपने उनकी वर्किंग कंडीशन को क्या कर दिया, वर्स कर दिया और खराब कर दिया। कुल मिलाकर अगर आप कुछ ऐसे चेंजेस करें तो आपको पूछना पड़ेगा। समझ में आए? आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जिससे वर्कर की स्पेस कम हो जाए, उनकी वर्किंग कंडीशन और खराब हो जाए। एग्जाम्पल देके, जैसे रिप्लेस करे ओल्ड मशीन विद न्यू वन, नो वन, आपको अप्रूवल की जरूरत नहीं है, ठीक है। बिल्डिंग अ न्यू सेक्शन, रिड्यूसिंग, आप न्यू सेक्शन बनाए, रिड्यूस द वर्क सेफ्टी और स्पेस, ठीक है। यहाँ पर एक्चुअल में बस ये कह रहे हैं ऐसा काम आप नहीं कर सकते हो, ऐसा काम आप नहीं कर सकते हो, ऐसे काम के लिए आपको अप्रूवल की जरूरत पड़ेगी। समझ में आ रहे? बिना अप्रूवल के ये काम नहीं कर पाओगे। डन, ये था वो एक्सप्लेनेशन, ठीक है। चलो, अब यहाँ पे क्या लिखा है, एजेंसी। मेन अथॉरिटी कौन है, पहले बताओ, मेन अथॉरिटी कौन है इस पूरे एक्ट को इंप्लीमेंट करने की? स्टेट। अब जैसे कंपनीज एक्ट में आते हैं, ठीक है, कंपनीज एक्ट ने बोला है कि कंपनीज एक्ट को फॉलो करना है, उसके लिए उन्होंने किसको खड़ा करके रखा है, सीएस को बोला, सीएस तुम करो, सीएस को बोला, और सीएस को क्या बोला, पूरी रिपोर्टिंग करो आरओसी। तो मैं बोल सकती हूँ आरओसी वो डिपार्टमेंट है जो चेक कर रहा है, अगर हमने वो काम नहीं किया तो आरओसी की तरफ से नोटिस आ जाता है कि भैया कहाँ ये काम क्यों नहीं किया, केस और बड़ा होता है तो और आगे जाता है, आरडी जाता है, समझ रहे हो? तो ये कंसेप्ट है। तो गवर्नमेंट एक अथॉरिटी है ना जो लगी है, ठीक है, आरओसी पूरे सेंट्रल लेवल में चलता है, लेकिन फैक्ट्रीज एक्ट ने बोला है कि भैया इतनी सारी फैक्ट्रीज होती है, सेंट्रल लेवल के लोग नहीं नजर रख पाएंगे, तो किसको काम दे दिया, स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया। याद रखेंगे? चलो, स्टेट गवर्नमेंट तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब स्टेट गवर्नमेंट, एजेंसीज ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट कैरी आउट द एडमिनिस्ट्रेशन। अब पूरे एक्ट का एडमिनिस्ट्रेशन स्टेट गवर्नमेंट ही रखती है, तो स्टेट गवर्नमेंट ने ना बहुत सारी एजेंसीज लगा दी। अब थोड़ी एजेंसीज के नाम पढ़ेंगे। इंस्पेक्टिंग स्टाफ होगा एक, जिससे हम क्या बोलेंगे, इंस्पेक्टर। एक होगा सर्टिफाइंग सर्जन, यहाँ पे मेडिकल लोग आ जाएंगे, है ना, वही डॉक्टर्स वगैरह आ जाएंगे। वेलफेयर ऑफिसर्स, सेफ्टी ऑफिसर। स्टेट गवर्नमेंट ने बोला मैंने ऑफिसर्स लगा के रखा है। तुम देखना भी जैसे दिवाली वाली के टाइम पे कौन आ जाता है, फूड इंस्पेक्टर आ जाता है, तो मतलब अथॉरिटीज है ना, ठीक है, जैसा भी काम करता हो ठीक है, लेकिन ऑफिसर्स तो है ना। तो फैक्ट्रीज में ऐसे सेफ्टी ऑफिसर, वेलफेयर, ऐसे सर्टिफाइंग सर्जन, ऐसे इंस्पेक्टर्स आते हैं जो कि अपना काम देखते हैं। तो ये स्टेट गवर्नमेंट के अंदर है ये ऑफिसर्स, और ये ऑफिसर ये सारे काम करते हैं। समझ में आया? चलो, तो सबसे पहले क्या लिखा है, इंस्पेक्टर, सेक्शन 8 से 9, ठीक है। अभी इंस्पेक्टर की पूरी काम बता दिए। दूसरा क्या लिखा है, सर्टिफाइंग सर्जन, ये पूरी काम की लिस्ट। फिर क्या लिखा है, वेलफेयर ऑफिसर। फिर क्या लिखा है, सेफ्टी ऑफिसर। डन। चलो, पहले सेफ्टी ऑफिसर समझना, अगर आपकी कंपनी में कितने वर्कर्स है, अगर आपकी, सॉरी फैक्ट्री, गलती से कंपनी बोल दे रही हूँ, है ना, क्योंकि वो कंपनीज एक्ट बोलने की आदत है। अगर आपकी फैक्ट्रीज में कितने वर्कर है, 1000 वर्कर्स है, तो भैया कंपलसरी स्टेट गवर्नमेंट ने प्रॉपर डायरेक्शन दे रखे, किसको, ऑक्यूपायर। हु इज ऑक्यूपायर, फैक्ट्री को जो कंट्रोल करता है। साफ बोल दे भैया ऑक्यूपायर, तुम्हें सेफ्टी ऑफिसर अपनी कंपनी में रखना पड़ेगा। सेफ्टी ऑफिसर, एम्प्लॉय सच नंबर ऑफ सेफ्टी ऑफिसर एज मे बी स्पेसिफाइड इफ मोर देन, कितने, अगर आपके 1000 वर्कर्स से ज्यादा है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में। समझ में आ रहा है? चलो, वेलफेयर ऑफिसर रखना पड़ेगा कब, जब आपके 500 या उससे ज्यादा वर्कर है। क्लियर है? 500 से ज्यादा वर्कर होंगे तो वेलफेयर ऑफिसर। सेफ्टी ऑफिसर कब, 1000 से ज्यादा है, ठीक है। ये दो समझ में आ गए। आओ अब ऊपर से पढ़ेंगे। इंस्पेक्टर, सोचो एक बार, ये इंस्पेक्टर अथॉरिटी कौन है, मेन अथॉरिटी कौन है, स्टेट गवर्नमेंट। कौन अपॉइंट करेगा इनको, स्टेट गवर्नमेंट ही। चलो, स्टेट गवर्नमेंट तुम अपॉइंट करते हो इंस्पेक्टर को, जरूरत पड़ेगी तो और कौन कौन है, क्या बस इंस्पेक्टर नहीं, उसके नीचे भी बहुत सारे होंगे, एडिशनल इंस्पेक्टर, चीफ इंस्पेक्टर, सच पर्सन, जो भी
क्वालिफिकेशन इनके पास हो, ठीक है। एम्पावर द स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट एनी पर्सन टू चीफ इंस्पेक्टर, एक चीफ इंस्पेक्टर बना दो यहाँ पर, टू असिस्ट हिम गवर्नमेंट मे बी अपॉइंट एडिशनल, ये सारे इंस्पेक्टर, कुल मिलाकर इन सारे इंस्पेक्टर को अपॉइंट करेगी स्टेट गवर्नमेंट। पहले बताओ ये कंसेप्ट क्लियर है? चुपचाप आप सीधे नीचे आओ, घिसी पिटी बातें कर रहे हैं, इन इंस्पेक्टर के काम मत पढ़ो, खुद से एक बार सोचो, ट्राई करो, क्योंकि अब ये जनरल टर्म्स है। एक इंस्पेक्टर का काम क्या होगा? फैक्ट्री में आएगा, बोल सकती हूँ फैक्ट्री में आएगा, ये काम बोल सकती हूँ। इंस्पेक्शन करेगा, सारे प्रेमाइसेस को देखेगा, कुछ भी अगर डाउटफुल लगेगा तो उसे उठा के लेकर जाएगा। कोई भी एक्स्ट्रा कोई भी आर्टिकल जिसमें केमिकल या कुछ भी गड़बड़ तुम काम करो लेकर जाएगा, ये सारे काम है। देखो जनरल, बिल्कुल जनरल जनरल। एंटर एनी प्रेमाइसेस, एग्जामिन प्रेमाइसेस, प्लांट एंड मशीनरी, कोई भी एक्सीडेंट या कोई भी डेंजरस अकरेंस हुआ है उसे चेक करना कि सच में एक्सीडेंट ही है कि मर्डर तो नहीं है। ये सारी चीजें भी तो देखी जाएंगी कि जानबूझ के किया गया है तुमने, है ना। रिक्वायर द प्रोडक्शन रजिस्टर, रजिस्टर डॉक्यूमेंट्स देखेगा, बोलेगा लेकर आओ भाई, ठीक है। सीज कर लेगा, सीज बोले तो जब्ती कर लेगा, ठीक है। टेक कॉपीज रजिस्टर रिकॉर्ड, कोई भी थोड़ा सा डाउटफुल लगेगा तो भैया वो ले भी लेगा, ठीक है। डायरेक्ट करेगा ऑक्यूपायर को कि काम कैसे चलना चाहिए, ठीक है। टेक मेजरमेंट्स एंड फोटोग्राफ्स, अगर उसे जरूरी लग रहा है रिकॉर्डिंग के लिए कि भैया मुझे ऐसा सबूत के लिए चाहिए कि ऐसी वर्किंग कंडीशन मैंने देखी है जो गड़बड़ है। नेक्स्ट आर्टिकल सब्सटेंस प्रोमाइसेस में जो डेंजरस दिख रहे हैं, हेल्थ और सेफ्टी के अगेंस्ट दिख रहे हैं वर्कर्स के, उनको उठा लेगा। जनरल लैंग्वेज है बच्चों, जनरल लैंग्वेज है। चलो नेक्स्ट क्या लिखा है? अदर पावर। इंस्पेक्टर के बाद दूसरा क्या लिखा है? सर्टिफाइंग सर्जन। कौन अपॉइंट करेगा? स्टेट गवर्नमेंट ही करेगा। जो कौन होगा? मेडिकल प्रैक्टिशनर्स होंगे, मतलब डॉक्टर्स आ गए यहाँ पर। भैया डॉक्टर्स भी तो रखने होंगे, कुछ भी हो सकता है। देखो तुमने मूवीज इन सब में देखा है, टाइम पर नहीं पहुंचाया जो भी होता है लेट हो जाता है, तो भैया डॉक्टर्स अगर रहेंगे उसी टाइम पर तो तुरंत हो पाएगी चीजें, ठीक ठीक है। आ जाओ, अब इसकी भी ड्यूटीज आ गई। क्या ड्यूटीज होंगी? एग्जामिन सर्टिफिकेशन यंग पर्सन। बच्चों होता क्या है ना, छोटी उम्र के बच्चों से भी काम करवा रहे होते, अलाउड नहीं है ना। तो डॉक्टर ऑफिसर तुमको ये भी देखना है। क्या लिखा है यहाँ पर? यंग पर्सन। जरा बताओ यंग पर्सन में कौन आ रहा था? चाइल्ड और एडोल्सन आ रहा था, मतलब कि एडल्ट नहीं, मतलब 18 साल से कम बच्चे तो नहीं है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है भैया, तुम सेफ्टी हो यहाँ पे ऑफिसर, ठीक है। एग्जामिनेशन, कोई डेंजरस ऑक्यूपेशन तो नहीं हो रहा है, हेल्थ पे बात तो नहीं हो रही, मेडिकली सुपरवाइज करते रहो, हेल्थ चेकअप होता रहता है इन लोग का, ठीक है। तबियत, इलनेस, चेंज इन दी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। आपने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में पहले कुछ और यूज करते थे, अचानक से कुछ और यूज करने लगे, तो भाई उससे कहीं लोगों को इफेक्ट तो नहीं हो रहा, वर्कर्स को चेक करो। यंग पर्सन, इंजरी इन देयर हेल्थ, यंग पर्सन को कोई दिक्कत नहीं। देखो चाइल्ड को तो काम करना अलाउड नहीं है, एडोल्सेंट को काम करना अलाउड होता है। अभी एडोल्सेंट एक्ट पढ़ेंगे तो उसमें थोड़ा सा डिटेल समझोगे, ठीक है। चलो तो ये सब चेक करना, ये सारा काम तुम्हारा है। वेलफेयर और सेफ्टी ऑफिसर समझ में आ गया। अब अगर मैंने एक बार ये रीड करा दिया तो मैं अब कुछ चीजें तो आपको पढ़नी ही पड़ेंगी। क्या लिखा है यहाँ पे? ऑक्यूपाई और मैन्युफैक्चरिंग की ड्यूटीज। क्या ड्यूटीज होंगी दिमाग में? अब देखो थोड़ा सा अब तुम्हारा नॉलेज कंटेंट का बढ़ रहा है। नॉलेज तुम्हें था लेकिन तुम्हारे पास कंटेंट की कमी है, इस बात को याद रखना। लेकिन जब मैं ये सारे पॉइंट्स पढ़ा रही हूँ तो कंटेंट बनते जा रहे हैं, तो आगे आने वाले चैप्टर में इन चैप्टर का कंटेंट यूज करोगे, समझ में आ रहा है। चलो अब जैसे ऑक्यूपायर, नोटिस बाय द ऑक्यूपायर को कुछ कुछ बातों का ख्याल रखना चाहिए, पूरी लिस्ट, नेम, सिचुएशन, नेम, एड्रेस, ऑक्यूपायर, ये सारी चीजें होनी चाहिए, ठीक है। नोटिस ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ द, साफ इन्होंने बोला है मेन होता है ऑक्यूपायर जो अल्टीमेट कंट्रोल कर रहा है। अब फॉर एग्जांपल कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तो होते हैं, लेकिन उनके अंडर में मैनेजर भी तो होते हैं जो काम को इंप्लीमेंट कराते हैं। साफ इन्होंने बोला ऑक्यूपायर तुम्हें ये सारी लिस्ट प्रोवाइड करनी है, किसको? अपने इंस्पेक्टर को, इंस्पेक्टर को बताना है। साथ में कोई भी नया मैनेजर अपॉइंट हुआ है, ऑक्यूपायर तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये इंस्पेक्टर को रिटर्न नोटिस दो, चीफ इंस्पेक्टर को बताओ 7 दिन के अंदर कि भैया नया मैनेजर है वो ये सारे काम देखता है। अगर ऑक्यूपायर ने किसी भी मैनेजर को अपॉइंट नहीं किया है तो साफ बोल दिया गया कोई भी पर्सन अगर डेजिग्नेशन में नहीं है मैनेजर तो ऑक्यूपायर को ही मान लिया जाएगा कि वही क्या है, मैनेजर है, और उसी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। समझ में आया? चलो जनरल ड्यूटी किसकी? ऑक्यूपायर की, खुद से रीड करोगे। जनरल ड्यूटी किसकी? मैन्युफैक्चरर की, खुद से रीड करोगे। ये रीडिंग पोर्शन तुम्हारा डन, पक्का। चलो एक फैक्ट्री में मैंने 3 चीजें आपको पहले बताई थी, ऑब्जेक्ट क्या है? 3। पहला हेल्थ सेफ्टी वेलफेयर, यही था, हेल्थ सेफ्टी वेलफेयर ऑफ द वर्कर। इन्होंने कहा प्लीज फैक्ट्री तुम्हें इन बातों का ख्याल रखना है। किसका ख्याल रखना है? हेल्थ का। जरा नाम बस पढ़ना, साफ सफाई रखोगे। नेक्स्ट क्या लिखा है बताओ जरा? जो वो गंदा मटेरियल वेस्ट जो जा रहा है कहाँ जा रहा है भैया? डिस्पोजल सही से हो रहा है? वेंटिलेशन टेम्परेचर देखना पड़ेगा, डस्ट एंड फ्यूम देखना पड़ेगा,
आर्टिफिशियल ह्यूमिडिटी। अब देखो ये सारे कितने पॉइंट से दिख रहे हैं, पूरे पॉइंट दिख रहे हैं। इन्होंने खुद से मेहनत करी है और क्या दे रखा है, समरी। आओ समरी। सबसे पहला टॉपिक पढ़ा था क्लीनिंगनेस, वहां उन्होंने इतना मोटा मोटा पैराग्राफ देकर बताया, और यहाँ क्या बताया, क्लीनिंगनेस में क्या रहा है, क्या करना पड़ेगा बच्चों, हर जगह लॉ है, मतलब फैक्ट्रीज एक्ट में ये सब लिखा है, डेली साफ सफाई होनी चाहिए, डेली, है ना, झाड़ू कटका सब होना चाहिए डेली। फिर क्या लिखा है, फ्लोर वॉश, अब वॉश करना है, डेली नहीं हो पाएगा, नहीं तो ये लेबर काम कब करेंगे, वॉशिंग ही चल रही है। डस्टिंग डेली होनी चाहिए, लेकिन वॉशिंग कब होनी चाहिए, हफ्ते में एक बार। क्या लिखा है, प्रॉपर ड्रेनेज होना चाहिए। अगर काम इस टाइप का है कि भैया गीले रहते तो पानी निकलने का होना चाहिए, पूरे गीले में कब तक काम वो करेंगे। क्लीनिंगनेस में डोर विंडोज, क्या लिखा है, पेंट 5 साल, हर दिवाली नहीं करना है ना, तो क्या बोला है, नहीं तो पेंटिंग ही चल रही है साल भर, है ना। फैक्ट्री कितनी बड़ी होती है बच्चों, तो 5 साल में एक बार भैया कर देना डोर विंडोज। क्या लिखा है, कितने में, 5 साल में। क्या लिखा है, वॉशेबल वाटर, क्या लिखा है, क्या लिखा है, वॉशेबल वाटर पेंट अगर है तो वॉश इन 6 मंथ, पेंट इन दी 3 ईयर, एक कोट मारना। मतलब बच्चों अब मैं ये सब अगर पढ़ाऊंगी, तुम पढ़ सकते हो, कुछ कंसेप्ट तो है नहीं है, तो ये सब तुम खुद पढ़ोगे। लिखा है ना, स्मूथ इम्प्रीवेशन सरफेस होना चाहिए भैया, है ना, 14 महीने में एक बार कर लेना, ठीक है। तो ये सब लॉ है। क्या होना चाहिए, टेम्परेचर वेंटिलेशन पढ़ लोगे। ओवर क्राउडिंग नहीं होनी चाहिए भैया, कितने मीटर में कितने वर्कर काम करेंगे, ये सब बता के रखा है। चलो हेल्थ का पढ़ लोगे, बोलो समरी पहले पढ़ लेने का, वो पढ़ोगे तो तुम्हें लगेगा यार समरी ठीक है, ठीक है, समरी में बता तो दिया सब उन्होंने, ठीक है, और अच्छे प्रेजेंटेशन में। नेक्स्ट क्या लिखा है, हम्म, हाँ ऑफिस इंस्पेक्टर वो था ना, आके देखेगा सब, सब सब सब। और सच बताऊं, चलो वापस आओ, क्या लिखा है, सेफ्टी। अब देखो यहाँ क्या लिखा है, मशीन्स की फेंसिंग कर लेना, वर्क ऑन या नियर द मशीनरी इन द मोशन, एम्प्लॉयमेंट ऑफ द यंग पर्सन, डेंजरस मशीन्स में नहीं होना चाहिए, ये सब लिखा है। फिर उन्होंने फिर से क्या बताया, फिर से क्या बताया, समरी। क्या लिखा है, अब समझ में आ रहा है ये प्राइमरी मूवर क्यों पढ़ा था, क्योंकि वो डेफिनेशन हमने इसलिए पढ़ी थी कि यहाँ पे हो सके। समरी बोलो, पढ़ लेंगे, बोलो। नेक्स्ट अब क्या बचा, वेलफेयर, पढ़ना पड़ेगा बच्चों तुमको ये। क्या लिखा है, वेलफेयर, वॉशिंग मशीन, प्लीज फैक्ट्रीज में क्या रख लेना, वॉशिंग मशीन, ताकि क्या कर सके, नहीं, सीएस को पता होना चाहिए कि ये सब होता है, और ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इस पे नजर रखना है। समझ में आया, सफाई करने लगेगा क्या तू, नालाय, नहीं, तुम हो कंपनी के ऑफिसर, सुन तो लो नालायको। फैक्ट्रीज में तुम्हें देखना है कि ये सारी चीजें प्रॉपर तरीके से हो रही कि नहीं हो रही, क्योंकि इंस्पेक्टर आएगा, इंस्पेक्ट करेगा ना, और गलतियां निकालेगा, ठीक है। चलो, तुमने नोटिस किया होगा कपड़े कुछ और पहन कर आते हैं फैक्ट्रीज के लोग, वहां के कपड़े अलग होते हैं, तो क्लीनिंग करने का प्रॉपर मौका मिलना चाहिए ना। क्या लिखा है, स्टोर, कपड़े सूखने का मौका, क्योंकि कल आके फिर से पहनने होते हैं वो खतरनाक कपड़े, ठीक है। वेट, सिटिंग का प्रॉपर देना है, थोड़ा रेस्ट वेस्ट करने दोगे कि नहीं दोगे, नहीं देंगे। फर्स्ट एड, लॉ में ये सब लिखा है, लॉ डॉक्टर कहाँ बना रहे हैं नालायक, बोला फर्स्ट एड की फैसिलिटी होनी चाहिए, नालायक है तुम। 1 बॉक्स रखो किसके लिए, 150 वर्कर्स के लिए एक बॉक्स होना चाहिए, मतलब वर्कर्स जितने ज्यादा उतने बॉक्सेस बढ़ाने हैं, लॉ है बच्चों। क्या लिखा है, कैंटीन होना चाहिए, कितने, अगर 250 वर्कर है तो आपकी फैक्ट्रीज में कैंटीन होना चाहिए। क्या लिखा है, शेल्टर्स, रेस्ट रूम, लंच रूम, अगर 150 से ज्यादा वर्कर्स है तो ये सब होना चाहिए। चलो ये बताओ, ये क्या लिखा है, क्रैश, क्या लिखा है, क्या होता है, क्या लिखा है, पढ़ो।
मेरे बच्चे जाने वाले क्रैश में नहीं। कुल मिलाकर वर्किंग वुमेन्स की बात हो रही है ना। अब मम्मा ख्याल नहीं रख पा रही ना, वर्किंग है फैक्ट्रीज में। हाँ, तो एक जगह होती है, फॉर एग्जाम्पल ये फैक्ट्री है, तो एक छोटा सा रूम होता है। ध्यान दो इधर नालायको, यहीं रहो तुम, यहीं रहो। जहां 30 वुमेन वर्कर्स हो, तो मतलब कि उनके बच्चे भी होंगे, है ना। तो उनको खेलने के लिए एक अलग से जगह, तो फैक्ट्री में ही एक अलग से आपको ऐसा रूम देना पड़ेगा, ताकि मम्मा आए, बच्चों को वहां डाले, अपना काम करे, और जब जाए तो बच्चों को लेकर जाए। छोटे बच्चे, है ना, ऐसे बड़े बड़े घोड़े बच्चे नहीं, ठीक है, नालायक। कितने छोटे बच्चे? 6 साल से कम। तुम लोग नहीं हो उसमें। हाँ, ये तो हर जगह जा सकता है। यहाँ ये चैप्टर खत्म।